हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं उनको लाइन टू लाइन आप लोगों के साथ में व्याख्या करते हुए पढ़ा रहा हूं। आप सभी लोगों ने पिछले 3 चैप्टर्स की वीडियोस देख ली होगी, और यदि आपने नहीं देखी है तो अभी ही प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और पहली जो लेक्चर्स है वहां से देखते हुए आगे बढ़ें। पहला लेक्चर जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि 1857 की क्रांति कैसे हुई। फिर आपको पता चलेगा कि राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे। फिर आपको पता चलेगा राजस्थान में किसान आंदोलन कैसे हुए। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जो प्रमुख जनजातीय आंदोलन है उनके बारे में। यानी कि पहले हमने समझा कि किसान आंदोलन जिसमें हर जाति हर समुदाय ने भाग लिया, लेकिन अब हम पर्टिकुलर कुछ जनजातीय आंदोलनों के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर जैसे कि मीणा जनजाति का, ठीक है। इसके अलावा आपके जो है मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा किया गया आंदोलन, गोविंद गिरी जी के द्वारा किया गया आंदोलन, मेरे जो है जाति का आंदोलन। इस प्रकार से अलग अलग जाति वाइज जो कुछ आंदोलन हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है अध्याय 4, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। ठीक है, चलिए। ये कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, और आपको सभी राजस्थान अध्ययन की किताबें इसी प्रकार से बोर्ड पर ही आपको जो पूरी लाइन टू लाइन किताबें पढ़ाई जाएगी। देखिए, राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन का जो है प्रतिरोध सबसे पहले किसने किया? तो मेर, मीणा और भील जनजातियों ने किया था। तो बेसिकली जो हमारे राजस्थान के अंदर या पूरे भारत में जो सामंतवाद चल रहा था, और उसके साथ साथ जब ब्रिटिश आ गए तो ब्रिटिशवाद और सामंतवाद इन दोनों के बीच में आप लोगों को पता है कुछ संधियां हुई। उन संधियों के माध्यम से जो है क्या हो गया था, तो इनके बीच में गठबंधन हुआ। ये गठबंधन जो है एक अपवित्र गठबंधन था, क्योंकि इससे जो है क्या हो रहा था, बेसिकली अपवित्र मतलब आप ये कह सकते हैं कि अच्छा नहीं था, है ना। अपवित्र का मतलब क्या हो गया दोस्तों? अच्छा नहीं था। तो इनके बीच में जो गठबंधन हुआ वो गठबंधन अच्छा नहीं था, और इस गठबंधन की वजह से जो किसान है, जो जनजातियां हैं, उनके साथ में जो है दुराचार किया जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था, कर बाग लाग बेगार ये सब वसूल किए जा रहे थे। तो इससे ये परेशान हो गए। परेशान हुए तो इसका प्रतिरोध किया गया, विरोध किया गया, जिसमें मेर, मीणा और भील जनजातियों ने सबसे पहले इसका विरोध किया था। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेर विद्रोह के बारे में। जो मेर विद्रोह है वो 1818 से शुरू हुआ और 1824 तक चलता है। क्या? मेर विद्रोह। मेरों के द्वारा आबाद क्षेत्र अंग्रेजों के आगमन से पूर्व, यानी अंग्रेजों के आने से पूर्व, सीधे तौर पर किसी भी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं था। ठीक है। मेरों के द्वारा आबाद क्षेत्रों के भूभाग मेवाड़ में, मारवाड़ में, अजमेर के अंतर्गत थे, किंतु मेरों पर इनका राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। तो सर्वप्रथम अंग्रेजों ने जो है उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था, और यही मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। तो बेसिकली जो मेर जनजाति है वो किसी भी राजनीतिक सत्ता के सीधे सीधे नियंत्रण में नहीं थी, है ना। रहते ये जरूर थे, कहाँ कहाँ पर, तो मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर वाले क्षेत्र में रहते थे। लेकिन यहाँ के राजाओं का जो है सीधे सीधे संपर्क, या ये कहें कि सीधा सीधा नियंत्रण मेर जाति पर नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने ये कोशिश करी कि इस मेर जाति को भी अपने नियंत्रण में लाया जाए। और इन्हें जब नियंत्रण, जो स्वतंत्र है, अगर आप उसे नियंत्रण में लाने का सोचोगे, ऑब्वियस सी बात है कि इसका विद्रोह होगा। और इसका विद्रोह, जो ये मेर विद्रोह होता है, इसका प्रमुख कारण ही ये था कि अंग्रेजों के द्वारा मेर जाति को भी अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करना। ठीक है, चलिए। अब क्या हुआ, तो सन 1818 में, कब? सन 1818 में अजमेर के अंग्रेज थे सुपर इंटेंडेंट एफ विल्डर। कौन थे? तो अजमेर के अंग्रेज सुपरिटेंडेंट थे आपके एफ विल्डर। तो ये नाम याद रखें। 1818 में अजमेर के जो आपके अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट थे वो कौन थे? एफ विल्डर।
एफ विल्डर ने क्या किया कि जाट एवं अन्य गांवों जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे के साथ समझौता किया। इन्होंने क्या किया, जो जाट और इसके अलावा गांव थे उसके साथ में इस एफ विल्डर जो अंग्रेज सुपरिटेंडेंट है उसने 1818 में समझौता किया और जिसके अनुसार मेरो ने लूटपाट न करने की जो है सहमति दे दी। क्या कहा, तो मेर जाति ने कहा कि ठीक है, हम जो है अब किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेंगे, तो अब हम लूटपाट नहीं करेंगे, ये समझौता किया गया। लेकिन मार्च 1819 में, लगभग एक साल मान सकते हैं, मार्च 1819 में बिल्डर ने किसी साधारण घटना को मेरो के द्वारा उपयुक्त समझौते को तोड़ना सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। तो इस बिल्डर ने क्या किया कि ये जो समझौता हुआ था इसमें क्या था भाई, लूटपाट नहीं करेंगे। लेकिन मार्च 1819 में एक छोटा सा, ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी एक घटना होती है और उस घटना को आधार बनाते हुए एफ बिल्डर ने ये सिद्ध कर दिया कि मेरो ने इस समझौते को तोड़ा है। इस समझौते को तोड़ा है तो इसके विरुद्ध अंग्रेज जो है अब कार्रवाई करेंगे और ये क्या करते हैं, मेरवाड़ा जो है वहां पर आक्रमण करते हैं। अब उसने फिर नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर के मेरो के खिलाफ दंडात्मक अभियान आरंभ किया। किसने, एफ बिल्डर ने। मेरो को दंडित किया गया तथा उन पर नियमित निगरानी रखने के लिए मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित कर दी। इससे क्या करा इन्होंने, मेरवाड़ा जो क्षेत्र था वहां पर इन मेरो पर पूरा ध्यान रखने के लिए चौकियां स्थापित कर दी। इस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा मेरो को घेरने की जो है नीति यहीं से आरंभ की गई। अतः प्रतिक्रिया स्वरूप मेरो ने 1820 के आरंभ से ही जगह जगह पर विद्रोह कर दिया तथा अपने क्षेत्रों से पुलिस चौकियों व थानों को हटाने का प्रयास किया। कब, 1820 में। नवंबर 1820 में जाक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड ने अंग्रेजों तथा साथ ही मेवाड़ व मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया। कहां पर, तो जाक नामक गांव जो है वहां पर नवंबर 1820 में जो ब्रिटिश पुलिस थी उसके एक अधिकारी की हत्या कर दी गई और इससे क्या हुआ, अंग्रेज मेरवाड़ा मारवाड़ ये जो पूरे थे वो सभी भयभीत हो गए। यहाँ मेर विद्रोह अत्यंत व्यापक और भयानक था। मेरों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी पुलिस चौकियों को जला दिया था तथा सिपाहियों को मार दिया था। बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए, जो ये विद्रोह बढ़ रहा था तो इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियनों, जिसमें मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मेरो पर आक्रमण किया, जिसमें भारी जन धन की हानि हुई। ये सेनाएं जनवरी 1821 में, नवंबर 1820 के बाद में तो ये लड़ाई चालू होती है और जनवरी 1821 के अंत तक मेर विद्रोह का जो है दमन करने में सफल रही। तो इस प्रकार से मेरो का जो आंदोलन है या विद्रोह है वो शुरू हुआ और समाप्त हुआ 1818 से 1821 में। लेकिन फिर क्या होता है, 1822 में मेरो से गठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित की गई। मेरो से ही गठित मेरवाड़ा बटालियन जो थी वो ब्यावर स्थापित की गई। कब, 1822 में। ये पूछा जा सकता है कि मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई, 1822 में। ठीक है, इसको कहाँ स्थापित किया गया, तो इसे स्थापित किया गया ब्यावर में। लंबे समय तक संपूर्ण मेरवाड़ा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। ब्रिटिश प्रशासन 19वीं सदी के अंत तक कठोर दमनात्मक उपायों का सहारा लेकर के मेरवाड़ा में शांति स्थापित करने में सफल रहा और 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजों ने मेरो में समाज सुधार गतिविधियों का प्रारंभ किया और इस प्रकार से अंग्रेज 1847 तक मेरो के विद्रोह को नियंत्रित करने में सफल रहे। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार मेरो का जो ये विद्रोह है ये ज्यादा मतलब हाईलाइट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा जनहानि वगैरह नहीं होती है या कोई प्रमुख ऐसा नेतृत्व करता नहीं मिलता है जिसकी वजह से ये आंदोलन ज्यादा चलता,
बस ये छह जो है 4-5 साल चला और पूर्णतः फिर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और इनको नियंत्रण में ला दिया। इस प्रकार मेर विद्रोह जो है वो समाप्त हुआ। मेर विद्रोह समाप्त हुआ तो अब हम बात करते हैं मेर विद्रोह के बाद में भील विद्रोह की। किसकी बात करेंगे? भील विद्रोह की, जो 1818 में ही मेरों के साथ ही, मेर विद्रोह के साथ ही शुरू तो होता है, लेकिन मेर विद्रोह 1824 में समाप्त होता है। कौन? मेर विद्रोह। लेकिन जो आपका भील विद्रोह है वो 1860 तक चलता है। भील मूलतः एक शांति प्रिय जनजाति रही है। वे अंग्रेजों के आगमन तक जैसे मेर जाति स्वतंत्र थी, उसी प्रकार से भील जाति भी स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन 1818 ईस्वी के बाद में जब आपको पता है कि संधियां होना शुरू हुई, तो उसके बाद स्थापित अर्ध सामंती व अर्ध औपनिवेशिक जो नियंत्रण था, उसने उन्हें विद्रोह के लिए बाध्य किया। ठीक है, तो अर्ध सामंती और अर्ध औपनिवेशिक का मतलब है कि आपको पता है 1818 में अंग्रेज आना शुरू करते हैं, संधियां शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है, इसलिए आधा सामंतवाद चल रहा था, आधा औपनिवेशिकवाद। क्लियर? अब इनके भी विद्रोह का कारण क्या है आपको समझ में आ ही गया। स्वतंत्र थे, इन स्वतंत्रत्व को अगर नियंत्रण में लाने की कोशिश की जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है विद्रोह होगा। अब 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य के भीलों ने अपने अनेक कारणों से विद्रोह किया। एक तो भीलों पर कर के थोपने, अंग्रेजी प्रयासों ने भीलों में असंतोष को जन्म दिया। तो पहला भाई देखो, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आरएएस मेंस के अंदर जो है सीधे सीधे ये क्वेश्चन बन सकता है कि भील विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। तो भील विद्रोह के जो प्रमुख कारण है वही अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें पहला कारण क्या है? तो भीलों के ऊपर कर थोपने की नीति। किसकी? अंग्रेजों की। पहली क्या थी? कर थोपना। दूसरा था अंग्रेजों की भील दमन नीति ने भीलों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिए थे। किसके? तो अंग्रेजों की जो भीलों के प्रति या भीलों के दमन को लेकर के जो नीति अपनाई जा रही थी, उस नीति का जो है भीलों के मन में एक विद्रोह आ चुका था। फिर तीसरा कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक संधि के तुरंत पश्चात उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन जेम्स टॉड। किसने? जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, जिन्हें आपको पता ही है घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। उस कर्नल जेम्स टॉड ने अपने हाथ में ले लिया तथा उसने भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भीलों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। तो पहला कारण कर था, दूसरा कारण क्या था? भील दमन नीति। तीसरा कारण क्या था? कर्नल जेम्स टॉड का भीलों को नियंत्रण में लाने का सोचना। फिर चौथा कारण 1818 की संधि के पश्चात अधिकांश देशी सेनाओं को भंग कर दिया गया तथा भील राज्य व जागीरदारों की सेनाओं में नियमित अथवा अनियमित रूप से नियुक्त रहते थे तथा इन सेनाओं के भंग होने से बेरोजगारी के चलते उनमें जो है असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। तो चौथा कारण क्या है? तो जो देसी या ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक राज्य की जागीरदार जो थे, उनके पास में सैनिक हुआ करते थे। वही सैनिक जो है फिर बाद में युद्ध लड़ने के काम आते थे। तो वो अधिकतर सैनिक जो है उदयपुर के राज्य में कौन थे? भील थे। अब जब वो जो देसी रियासतें जो देसिक नहीं, देसी सेनाएं जो थी, उनको क्या कर दिया? भंग कर दिया। देसी सेनाएं यानी वही जागीरदारों के पास जो सेना थी, उन्हें भंग कर दिया गया। जैसे ही उनको भंग किया गया तो भील जाति के जो लोग हैं वो बेरोजगार होने लगे। बेरोजगार होंगे तो इससे क्या होगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, नाराजगी होगी ही होगी। फिर पांचवा कारण था भील अपनी पाल के समीप ही गांवों से रखवाली यानी चौकीदारी कर, नामक कर तथा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई, बोलाई का मतलब होता है सुरक्षा नामक कर वसूल करते थे। तो कर्नल जेम्स टॉड ने राज्य की आय व राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत तथा भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के ध्येय से भीलों से
उनके ये अधिकार जो है छीन लिए थे। तो जो हमारे भील जाति थी, उनका एक जो है भाई, जिस भी गांव से कोई माल इधर उधर जाएगा, तो भीलों को यह अधिकार था कि उस गांव से गुजरने पर उस माल की, उस यात्री की सुरक्षा के लिए, है ना, भील जाति को एक टैक्स देते थे वो लोग, जो भी वहां से गुजरता था वो, ठीक है। तो अब ये अधिकार किसका था? भील जाति का। लेकिन कर्नल जेम्स टॉड ने क्या करा कि उदयपुर राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए क्या कर दिया, ये अधिकार जो है भीलों से छीन लिया। और जब ये अधिकार छीन लिया गया तो भीलों को इससे भी नाराजगी थी। यह भील विद्रोह का जो है तत्कालिक कारण भी बना, और भीलों ने अपने इन परंपरागत अधिकारों को छोड़ने से इनकार करते हुए अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। समझ में आ गई बात? तो ये पूरा जो पेज है, ये आपका 1818 के अंदर भील विद्रोह होता क्यों है उदयपुर के अंदर, उदयपुर राज्य के अंदर, उसका पूरा जो है कारण बताए गए हैं। टोटल 5 कारण बताए हैं। पहला आपका कारण क्या है मेरे दोस्तों? तो नियंत्रण में लाना। ठीक है, पहला कारण क्या था? सॉरी, कर में लाना। दूसरा कारण क्या था? तो भीलों के दमन की नीति। तीसरा कारण क्या था? कर्नल जेम्स टॉड का उनको जो है नियंत्रण में लाना। चौथा कारण क्या था? तो भाई इनको जो है किसी भी मार्ग से गुजरने पर जो कर इनको मिलता था वो लेने से मना कर दिया। और आपका एक कारण इनका क्या था? तो जो देसी सैनिक हुआ करते थे, देसी सेनाएं हुआ करती थी, उन सेनाओं को भंग कर दिया गया। जब सेनाओं को भंग किया गया तो भील जाति के लोग बेरोजगार होने लगे, और उसकी वजह से उनमें जो है असंतोष व्याप्त था। इसके बाद में 1818 के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने यह चेतावनी देते हुए अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि यदि सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी, कौन? सरकार अगर हस्तक्षेप करेगी तो वे विद्रोह के लिए बाध्य होंगे। और भीलों ने अपने क्षेत्रों की नाकेबंदी करते हुए राज्य के विरुद्ध बगावत कर दी। लंबे समय तक राज्य के अधिकारी भील क्षेत्रों में नहीं घुस सके, और 1820 ईस्वी के आरंभ में अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल विद्रोही भीलों के दमन हेतु भेजा गया। कब? 1820 के आरंभ में। किंतु इसे सफलता नहीं मिली, और अंग्रेजी सेना की इस असफलता ने भील विद्रोह को जो है और अधिक तीव्र कर दिया था। आगे चलकर जनवरी 1823 के अंदर, कब? जनवरी 1823, ये सन याद रखें, जनवरी 1823 में ब्रिटिश व रियासत की जो संयुक्त सेनाओं ने दिसंबर 1823 में, जनवरी 1823 में प्लानिंग बनी कि अंग्रेजों की और रियासतों की जो सेनाएं हैं वो संयुक्त रूप से दिसंबर 1823 तक भील विद्रोह को दबाने में फिर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो जनवरी 1823 से अंग्रेज और रियासत जो सेना थी वो संयुक्त रूप से क्या करती है? प्रयास करती है, और दिसंबर 1823 में लगभग एक साल के अंदर अंदर जो है विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। उदयपुर राज्य के भील विद्रोह से प्रभावित होकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों के भीलों ने भी जो है क्या करा? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्यों के भीलों ने भी अशांति उत्पन्न की। और 1825 में, कब? 1825 में आदिवासी विद्रोह की बिखरी हुई घटनाएं घटी। डूंगरपुर राज्य में स्थिति अधिक गंभीर थी। ठीक है, कहां पर? डूंगरपुर राज्य के अंदर स्थिति गंभीर थी, इसलिए भीलों के दमन हेतु अंग्रेजी सेना भेजी गई। किंतु वास्तविक संघर्ष जो है वो आरंभ होने के पूर्व ही भील मुखियाओं ने मई 1825 में ही, कब? मई 1825 में ही जो है समझौता कर लिया। कहां के? डूंगरपुर राज्य के। तो डूंगरपुर राज्य के जो भील जाति के लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ में कब समझौता किया? तो मई 1825 में। ठीक, इसी प्रकार का समझौता डूंगरपुर राज्य की सिमुरवारू, देवल और नंदूपालों के भीलों ने भी किया, और उपयुक्त समझौते के प्रावधान एक पक्षीय थे, किंतु इनके माध्यम से अंग्रेज लंबे समय तक डूंगरपुर राज्य में शांति बनाए रखने में क्या हुए? सफल हुए। आपको दिख रहा होगा
कि अंग्रेज क्या करते हैं, जैसे ही इन्हें लगता था कि विद्रोह जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, वो समझौता करके शांत रखते थे। जब चारों तरफ वापस शांति हो जाती थी तो फिर उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले आते थे। ठीक है, इसीलिए जो है वो यहाँ पर राज करने में क्या हुए, सफल हुए, क्योंकि इन्होंने क्या करा, जैसे ही विद्रोह बढ़ता था वहां जाकर समझौता करके उनको शांत करके दूसरों को धीरे धीरे शांत करते हुए एक एक को नियंत्रण में ले लिया। उदयपुर राज्य के भीलों ने कभी इस प्रकार की शर्तें स्वीकार नहीं की तथा अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के समक्ष समर्पण नहीं किया। किसने? तो भील जाति ने। जनवरी 1826 ईस्वी में, कब? जनवरी 1826 ईस्वी में गरासिया गिरासिया भील मुखिया दौलत सिंह, कौन है? तो गरासिया भील मुखिया है दौलत सिंह एवं गोविंद राम, कौन है? तो दौलत सिंह और गोविंद राम कब? जनवरी 1826 में अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ पुनः विद्रोह कर दिया था। 1826 में लंबी बातचीत के उपरांत दौलत सिंह के आत्मसमर्पण के पश्चात यह विद्रोह पुनः समाप्त हो गया। कब? 1826 में। एक बार 1800 कब? तो भाई आपके 20 के आसपास रोका, फिर 1826 में रोका। अंग्रेजों व उदयपुर राज्य ने 1838 ईस्वी में, कब? 1838 ईस्वी तक भीलों के प्रति उदार नीति अपनाई, क्योंकि दमनात्मक सैनिक आक्रमणों के वांछित परिणाम जो है वो प्राप्त नहीं हुए थे। यूं छुटपुट भील उपद्रव की घटना जारी रही, किंतु कुल मिलाकर 1838 तक जो है उदयपुर राज्य में शांति रही। 1836 ईस्वी में, कब? 1836 ईस्वी में, 18 दूनी 36, तो 1836 ईस्वी में बांसवाड़ा राज्य के भील उपद्रव हुए, जिन्हें अंग्रेजी सेना की सहायता से बांसवाड़ा के महार रावल ने जो है तुरंत ही नियंत्रित कर दिया था। तो इस प्रकार से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जो है भील विद्रोह शुरू होते हैं और समाप्त होते हैं। फिर अंग्रेजों ने जो है बल प्रयोग किया और बल प्रयोग के उपाय जब नहीं छोड़े थे, इन्होंने क्या करा, तो ये बल उपयोग तो कर ही रहे थे, साथ साथ ये समझौते वगैरह करके और सेटलमेंट करते चल रहे थे। लेकिन जब इन्हें पता चल गया कि भाई समझौते वगैरह से अपने नियंत्रण में नहीं आएंगे, तो इन्होंने भी जो है कोई बल वाली जो नीति है, इनकी दंडात्मक नीति है, उसको कोई छोड़ा नहीं था, बल्कि मेरवाड़ा बटालियन की पद्धति पर भीलों के विरुद्ध लंबी सैनिक योजना तैयार की और जिसके अंतर्गत भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों की सेना के गठन का नियंत्रण किया गया। ठीक है, और अप्रैल 1841 में, कब? अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर का जो है गठन करना को स्वीकृति दे दी गई। कब? तो अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल जो थे, उनकी एक सलाहकार परिषद थी, उसने ये सलाह दी कि भाई मेवाड़ भील कोर के गठन की स्वीकृति दे दो। तो मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर राज्य में खेरवाड़ा रखा गया। कहां पर रखा गया? खेरवाड़ा रखा गया। यहां पर मैं पहले ड्यूटी जो है देकर आ चुका हूं, मतलब इससे जस्ट थोड़ा सा आगे गांव है प्रसाद, वहां पर मेरी ड्यूटी थी। खेरवाड़ा रखा गया। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा व कोटड़ा ये दो छावनियां स्थापित की गई। तो मेवाड़ के भील क्षेत्र में दो छावनियां स्थापित की गई, एक है आपकी कौन सी, तो खेरवाड़ा, और एक है कोटड़ा। कोटड़ा जो है वो आपका उदयपुर का ऐसा गांव है जहां आज भी लोग बहुत ही मतलब पिछड़े हुए हैं, और ये पंचायत समिति है कोटड़ा। ठीक है, तो कोटड़ा और खेरवाड़ा दो छावनियां थी। अंग्रेजों के सैनिक उपाय कुछ समय तक ही भीलों को शांत रख सके, और 1844 में बांसवाड़ा राज्य में छूट-फूट भील विद्रोह हुए। इसी समय माही कांठा एजेंसी, क्या? माही कांठा एजेंसी के अंतर्गत कोसीना जो कि गुजरात में है एवं सिरोही राज्य के भील व गिरासिया विद्रोही हो गए थे। तो माही कांठा जो एजेंसी थी उसके अंतर्गत
पोसीना जो कि गुजरात के हैं, और सिरोही राज्य यानी जो हमारा सिरोही जिला आज अपन जिस एरिया को कहते हैं वो पहले सिरोही राज्य कहलाता था। तो सिरोही राज्य के जो भील और गिरासिया थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को गुजरात में 1846 के कुंवर जीवे वसावो के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, तो कुंवर जीवे वसावो के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह ने बढ़ावा मिला, और बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी सिंह, कौन, केसरी सिंह को सहायता हेतु जो है वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास भेजा, तथा अंग्रेजी सेना की सहायता से 1850 ईस्वी के अंत तक भील विद्रोह को भी जो है फिर अब कुचल दिया गया। तो आपने देखा कि भील विद्रोह कैसे तो शुरू होता है और फिर भील विद्रोह को कैसे कुचल दिया जाता है धीरे धीरे। ठीक है, अब भील विद्रोह कुचल दिया गया। 1850 से लेकर 1855 के मध्य कोई बड़े भील विद्रोह की घटना फिर नहीं घटी, किंतु दिसंबर 1855 यानी 1855 के अंतिम समय में उदयपुर राज्य के कालीबास, कहाँ के, कालीबास के भील विद्रोही हो गए थे, कालीबास के। ठीक है, महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को एक सेना लेकर के, किसको, तो मेहता सवाई सिंह को, किसने, महाराणा ने क्या करा, तो 1 नवंबर 1856 को भीलों के दमन हेतु भेजा। सेनाओं ने गांवों में आग लगा दी तथा भारी संख्या में भीलों को मौत के घाट उतार दिया गया। 1860 ईस्वी तक जो है ये निरंतर छूट-फूट भील विद्रोह की घटनाएं घटती रही, और 1857 की क्रांति के दौरान भी भील विद्रोह की संभावना थी, किंतु भील इस राष्ट्रीय क्रांति से अनभिज्ञ थे तथा राजकीय पलटनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है क्या नहीं किया, विद्रोह नहीं किया। ठीक है, वर्ष 1861 आता है फिर, और 1861 में उदयपुर के समीप खेरवाड़ा क्षेत्र में भील उपद्रवों की घटनाएं सामने आई। 1863 ईस्वी में कोटड़ा के भील हिंसक गतिविधियों में संलग्न हो गए, कब, 1800 आपके 63 ईस्वी में, जिसकी जिम्मेदारी मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग अधिकारी, मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग अधिकारी ने उदयपुर राज्य पर सौंपी, क्योंकि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भीलों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे थे। इन आधारों पर हाकिम को स्थानांतरित कर दिया गया तथा सैनिक कार्यवाही व शांतिपूर्वक समझाकर भील उत्पात को शांत कर दिया गया। तत्पश्चात 1867 ईस्वी में खेरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवपाल, कौन, देवलपाल के भीलों ने उत्पात आरंभ कर दिया, जिससे मेवाड़ भील कोर ने कुचल दिया, और 1872 से 1875 के दौरान बांसवाड़ा में भील विद्रोह की अनेक घटनाएं फिर घटी, और इस प्रकार से ये विद्रोह धीरे धीरे दमन हो जाता है और ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से मेर विद्रोह होते हैं, किस प्रकार से भीलवाड़ा आपका जो है भाई मेर विद्रोह होता है, जो कि आपका कहाँ कहाँ का एरिया आता है, तो मारवाड़, मेवाड़ और अजमेर का। उसके बाद में होता है भील विद्रोह, वो कैसे होता है और किस प्रकार से इसे दबा दिया जाता है। फिर देखिए, बांसवाड़ा राज्य में चिलकारी व शेरगढ़ गांवों के भील छापामार गतिविधियों के द्वारा अशांत रहे, और 1873 से 74 के दौरान इन गांवों में भीलों ने खुला विद्रोह कर दिया था। उनकी गतिविधियां मध्य भारत के सेलाना व जाबुआ राज्यों तक जो है फैल गई, कहां तक, तो आपके सेलाना व जाबुआ, ठीक है, सेलाना व झाबुआ राज्यों तक फैल गई थी। कहाँ के थे ये गांव, मध्य भारत के। ठीक है, 1881 से 1882 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों व राज्य के विरुद्ध खड़े हुए थे। यह 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह सिद्ध हुआ, और असल में यह लंबे समय से एकत्रित भील आक्रोश का फिर जो है विस्फोट था। फिर आखिरकार 26 मार्च 1881, कब, 26 मार्च 1881
कि रात में राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह, कौन है? मामा अमान सिंह, जो कि राज्य का प्रतिनिधित्व करता था, एवं लोनारगन, कौन? लोनारगन, जो अंग्रेज प्रतिनिधि था, के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। कब? 26 मार्च 1881 में। बारापाल जो है वो उदयपुर के अंदर है। ये प्रसाद और खेरवाड़ा और ये जावर माइंस, ये सभी इसी रूट पर आते हैं। ये अहमदाबाद हाईवे पर स्थित है बारापाल। इसके साथ महाराणा का निजी सचिव जो कि था श्यामल दास। तो देखो, राज्य का प्रतिनिधि कौन कर रहा है? मामा अमान सिंह। और आपके अंग्रेजों का लोनारगन, ठीक है। और महाराणा का जो निजी सचिव था श्यामल दास भी जो है इस युद्ध में आता है। और 27 मार्च को सेना ने बारापाल में सैकड़ों भील झोपड़ियों को जला करके राख कर दिया। 28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा था तथा बारापाल के आसपास भीलों के झोपड़ों को जलाया जाता था। और फौज इन कार्रवाइयों से बचने के लिए अधिकांश भीलों ने परिवार सहित स्वयं अपने घरों के उजाड़ करके सघन जो जंगल थे, पहाड़ियां थी, उनकी ऊंची चोटियों पर पहुंचकर सुरक्षात्मक स्थिति में जो है चले जाते हैं, या सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली जाती है। किसके द्वारा? बीलो के द्वारा। कहां पर होता है? तो बारापाल में। तो 26 मार्च 1881 में बारापाल के अंदर अंग्रेजों का नेतृत्वकर्ता कौन होता है? कौन होता है बताइए? तो आपके है लोनारगन। फिर राज्य का प्रतिनिधि कौन करता है? तो मामा अमन सिंह। और आपके अंग्रेज जो आपके मारवाड़ा के जो सॉरी महाराणा के जो निजी सचिव थे श्यामल दास, वो भी वहां पर उस समय प्रेजेंट थे। क्लियर? अपनी स्थिति सुदृढ़ कर भीलों ने मार्ग में बाधा उत्पन्न कर राज्य की सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। निराश सेना व सेनापतियों ने सुरक्षात्मक स्थिति लेकर रिखव देव, क्या? रिखव देव में डेरे डाल दिए। हालांकि ये रिखव देव स्थान नहीं होगा, ये ऋषभ देव स्थान है। कौन सा स्थान है? ऋषभ देव नहीं है, ऋषभ देव है, जो उदयपुर में बारापाल से थोड़ा सा आगे है। ऋषभ देव में डेरे डाल दिए। यहाँ लगभग 8000 भीलों ने इन्हें घेर लिया। और इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे बिलखपाल। कौन है? बिलखपाल। उनका गामेती, नीमा, पीपली का खेमा और संगातरी का जोयता थे। ठीक है, तो इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता है वो कौन है? तो बिलखपाल का आपका गामेती, नीमा और पीपली का खेमा और संगातरी, ये सब नाम है जो कि ज्योता थे। सैनिक अधिकारियों ने भीलों के साथ शांति समझौते के प्रयास किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास ने जो है ऋषभ देव मंदिर या ऋखव देव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से भील नेताओं से वार्ता आरंभ करी। तो मंदिर के पुजारी कौन है? खेमराज भंडारी। खेमराज भंडारी के माध्यम से श्यामल दास जी ने जो है संदेश भेजे भील सेना को। ठीक है, भील नेताओं से फिर इन्होंने वार्ता आरंभ करी। और अंत में क्या हुआ? तो 25 अप्रैल 1881 को, कब? 25 अप्रैल 1881 को भीलों के साथ एक समझौता हो गया और राज्य के अधिकारी आधा बराड़ कर छोड़ने, भविष्य में भीलों को जनगणना कार्यों से कष्ट न पहुंचाने और विद्रोही भीलों को माफी देने पर सहमत हो गए। और इस प्रकार से भीलों ने राज्य के नियमों के पालन करने का वचन देते हुए कानून विरोधी गतिविधियों में नहीं संलग्न होंगे या न संलग्न होने की स्वीकृति दी। और उपयुक्त समझौते ने एक भयंकर विद्रोह को जो है भील विद्रोह को क्या कर दिया? शांत अवश्य कर दिया था, लेकिन यह पूरी तरह से जो है क्या नहीं था? शांति स्थापित नहीं हो पाई थी। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो इसमें जो है ज्यादा कुछ चीजें याद रखने वाली बात है वो है बिलखपाल का गामेती नीमा, पीपली का खेमा और संगात्री ये ज्योता थे। फिर आपको याद रखना है 25 अप्रैल 1881 को जो है अंग्रेजों के और भीलों के बीच में एक समझौता हुआ। वो समझौते की वार्ता जो है महाराणा के निजी सचिव है श्यामल दास, और जो ऋखव देव मंदिर है वहां के पुजारी है कौन? खेमराज भंडारी, उनकी वजह से होती है। ठीक, यद्यपि मेवाड़ की भील समस्या को 19वीं सदी के अंत तक पर्याप्त सीमा तक सुलझा दिया गया, और किंतु डूंगरपुर व बांसवाड़ा के भीलों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। अतः 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में
डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्यों में गोविंद गिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन जो है आरंभ हुआ। क्योंकि इन्होंने क्या करा, पहले वालों ने केवल उदयपुर राज्य पर फोकस किया, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले गुस्सा हुए, तो फिर उन्होंने पुनः विद्रोह करना शुरू किया। अब की बार उनका नेतृत्व करता कौन है, तो गोविंद गिरी जी है। गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन आरंभ किया था, जो आगे चलकर राजनीतिक आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया था। गोविंद गिरी डूंगरपुर में बीड़सा नामक गांव के निवासी थे और जाति से ये बंजारा थे। कौन, तो गोविंद गिरी जी, ठीक। वे स्वयं छोटे किसान थे। उनकी निर्धन आर्थिक दशा एवं उनके पुत्रों व पत्नी की मृत्यु ने उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेरित किया। वे सन्यासी बन गए। वे कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए थे। तो कोटा बूंदी अखाड़े के साधु थे राजगिरी, उन राजगिरी के शिष्य बन गए थे। कौन, तो गोविंद गिरी। उन्होंने धुनी स्थापित कर निशान ध्वज लगा करके आसपास के क्षेत्रों में भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना आरंभ किया और गोविंद गिरी के विचारों ने भीलों को जागृत किया, उन्हें अपनी दशाओं व अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। इन विचारों ने उन्हें यह सोचने के लिए भी बाध्य कर दिया कि उनके वर्तमान शासकों ने उन्हें पराधीन जो है कर रखा है, जबकि वे स्वयं इस भूमि के स्वामी थे। इन्हें इस पर पुनः शासन करना चाहिए। इस प्रकार यह समाज और धर्म सुधार आंदोलन आर्थिक व राजनीतिक आंदोलन बदलता जा रहा था। ठीक है। फिर गोविंद गिरी जी के बारे में पूरी डिटेल है। तो गोविंद गिरी जी के बारे में और मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा जो आगे आंदोलन किए जाते हैं उसके बारे में अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को चीजें समझ आ रही होगी कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। धन्यवाद।